जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी कहाँ से कौन लिया गया है, संविधान सभा का गठन, उसकी कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियाँ, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग और संविधान की प्रस्तावना, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से संबंधित हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसी तरह से ये क्रम वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। टोटल इसमें 4 एपिसोड आएंगे, P1, P2, P3, P4 करके। तो आज हम लोग अभी शुरू करते हैं। जितनी ऊपर जो बोला गया है उससे संबंधित हम लोग आज इसमें वीडियो में देखेंगे। तो पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था, इसी ने किया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। इस इल्बर्ट बिल विवाद के अंतर्गत प्रोविज़न था कि जो भारतीय जजेज थे और मजिस्ट्रेट्स, इनको जो यूरोपीय अपराधी थे उन पर सुनवाई करने का इसमें अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया था। तो इसमें काफ़ी विवाद हुआ था। तो इसे भी याद रखेंगे कि 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द हुआ था और 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान। भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है कि इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान भी सम्मिलित है। एक ही संविधान है जो कि राज्य और केंद्र से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वर्मा जो बर्मा था भारत से अलग हुआ था। अभी वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, जिसकी राजधानी नेपिताओ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देखिएगा कि प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। अगर हम लोग चार्टर एक्ट की बात करें तो
देखिएगा कि 4 चार्टर एक्ट का अध्ययन करना पड़ता है। 1793 ये पहला चार्टर एक्ट है। इसमें अगर 20 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1813। तो दूसरा एक चार्टर ये हो गया, दूसरा हो गया ये। इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में अगर 20 वर्ष और जोड़िएगा तो हो जाएगा 1833। और चौथा चार्टर एक्ट था 1853। इसमें अगर 1833 में 20 वर्ष जोड़ते हैं तो 1853 आएगा। यानी 1793 से 20 वर्ष अगर जोड़ते हैं तो एक एक चार्टर एक्ट भारत में आपको देखने को मिलेगा। 1793, 1813, 1833 और 1853 सभी चार्टर एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न किया गया था। और सभी के बीच जो अंतराल है 20 वर्षों का है। याद करने का ये ट्रिक भी है। सभी में देखिएगा अलग अलग प्रोविज़न था। जैसे कि अगर 1813 का चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें हुआ था आपको एजुकेशन पर 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान किया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट जो था इसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के एकाधिकार को छोड़कर और सभी एकाधिकार को समाप्त किया गया था। यानी आंशिक तौर पर 1813 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें पूर्णतः एकाधिकार समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा। ये सभी में 20 वर्ष का है। 1853 जो है चार्टर एक्ट, इसमें इसके बाद 20 वर्ष नहीं जोड़ा गया, इसलिए कि भारत में ऐसी माहौल बना दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ब्रिटिश संसद को लग गया था कि कोई ना कोई एक क्रांति जरूर हुई थी। 1857 की क्रांति फिर बाद में हुई थी। तो 1853 के बाद कहा गया ब्रिटिश संसद द्वारा कि अगले आदेश तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी और व्यापार करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च किए गए थे, चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रावधान किया गया था। ये 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा नहीं समझिएगा। भारत की जो आबादी थी बहुत बड़ा थी और 1 लाख रुपया जो थी ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था। ये एक भूल भुला हुआ था और भारतीयों को भुलाने के लिए कि हम भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें 1 लाख रुपया कोई मामूली एजुकेशन पे नहीं था उस समय। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है जो 1 लाख रुपया खर्च चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत प्रोविज़न था, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब वह प्रांत है जहां ब्रिटिश भारत में 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल बनाने में निष्फल रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपर्युक्त कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना का वक्तव्य था। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था को समाप्त कर दिया था और पूर्णतः समाप्त हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ये सब काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए 2-3 बार अगर वीडियो को देखिएगा तो पूरी तरह याद हो जाएगा। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित 4 एपिसोड आएंगे, P1, P2, P3, P4 करके, इसको ज़रूर देखिएगा। ये सब जितनी आप लेक्चर देख रहे हैं ये वहाँ काम आएंगे, जैसे कि ऑल स्टेट PCS जो दे रहे हैं, PCS में आप काम आएंगे। 69 अभी BPSC के होने वाले हैं तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अदर स्टेट में भी जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग इत्यादि। और ये NTA में काम करेंगे, जुडिशियल सर्विसेज में काम करेंगे। अगर जुडिशियल सर्विस सिविल जज का तैयारी करते हैं, अगर उसमें लॉ पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है वहाँ काम आएंगे। और उसमें GS पेपर जहाँ जहाँ होता है, जैसे बिहार में एक पेपर GS होता है PT, तो वहाँ काम आएंगे। और मेंस में भी GS पेपर होता है, वहाँ काम आएंगे। उत्तर प्रदेश में आएंगे, आपको अलग अलग जुडिशियल और APO ADPO जेलों में भी काम आएंगे। फिर सचिवालय दरोगा के में भी एग्जाम में काम आएंगे। टीचर CTET वगैरह में भी, रेलवे बैंकिंग में भी काम आएंगे इत्यादि। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा ये संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली और विभिन्न समितियां से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। और इसी में देखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 में आप देखिएगा कि अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का गठन का मेन उद्देश्य था भारत में संविधान बनाना, संविधान का निर्माण करना। अगला देखते हैं। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है 1939 में कि यह घोषणा की सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत अगर समाधान चाहिए उसका एकमात्र तरीका है संविधान सभा ही है। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। 9 दिसंबर 1946 को ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये देश का प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी पढ़ा लिखा थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कॉपी चेक करने वाले थे कंफ्यूज हो गए थे और इनसे बोले कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट ही हैं, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। इनका ताल्लुक जो था बिहार राज्य से था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यानी पूरा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें भारतीय महिलाओं की जो संख्या थी टोटल 15 थी, 15। और उनका नाम इस प्रकार है, नाम सुन लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अमू स्वामीनाथन, दक्ष यानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित तथा एनी मस्करीनी, ये सभी 15 जो महिलाएं थी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा इन लोगों का नाम, क्योंकि कई बार स्वतंत्र रूप से भी पूछ देता है कि भारतीय संविधान सभा जो बनी थी उसमें मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जो मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल थी। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसे ज़रूर आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन है ऑस्टिन का। ऑस्टिन का यह प्रसिद्ध कथन है कि संविधान सभा जो थी कांग्रेसी थी और कांग्रेस ही भारत था। यह स्टेटमेंट ऑस्टिन का है। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है संबंधित है केसी व्हीलर। केसी व्हीलर का यह प्रसिद्ध कथन है, इसने अर्ध संघात्मक संविधान को कहा था, और उसी का यह तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है, ये बात केसी व्हीलर का है। अगला देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगर आप बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं या कहीं भी, तो उसमें देखेंगे कि प्रस्तावना जो है प्रीएम्बुल, तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये नीचे का जो लाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ देता है कि ये लाइन कौन निम्नलिखित में से प्रस्तावना का अंतिम लाइन है, तो उसे भी याद रखेंगे। और जो प्रस्तावना शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, तो इस तरह का है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बीएन राव द्वारा। बीएन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर बीएन राव को। डॉक्टर बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये नहीं है, ये दूसरे लोग थे। बीएन राव दूसरा थे और भीमराव अम्बेडकर अलग थे। तो यहाँ ये जो थे बीएन राव, ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, ऐसे भीमराव अम्बेडकर और ये दोनों काफ़ी पढ़ा लिखा थे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितना पढ़ा जाए लगेगा कि कम है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में 4 बार पीएचडी किए थे। समझ जाइए, आज 1 बार पीएचडी करिए हालत पंचर कर देगा लोग, इतनी संघर्ष है पीएचडी करना। खैर जो भी हो, आगे हम लोग देखते हैं। अगला होगा संविधान पर विदेशी प्रभाव।
तो इसके अंतर्गत हम लोग वन लाइनर देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। संविधान सभा में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। थोड़ा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले नंबर की मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान जो मूल संविधान है उसमें नहीं था। स्वर्ण शीर्ष समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। इसे याद रखेंगे। और इसमें कुल जो मूल कर्तव्य है उसकी संख्या जो है टोटल 11 है वर्तमान में। स्वर्ण शीर्ष समिति के दौरान जब ये 42वें संविधान संशोधन था उस समय ये 10 थी। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे भी याद रखिएगा। इसमें जो शब्द लिखा हुआ है स्क्रीन पे ये समझिए कि एक क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है बहुत बार, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से, यानी सोवियत संघ के संविधान से जिसका विघटन हुआ था। अभी वर्तमान में रूस है तो रूस के संविधान से। और ये भारतीय संविधान में स्वर्ण शीर्ष समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुई थी के द्वारा सम्मिलित किया गया था। कई बार आप 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब, तो 2002 में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसे याद रखेंगे। और आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार, वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। अगर भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 पढ़ना है तो जितना पढ़िएगा लगेगा कि कम है। ये 21 जरूर पढ़िएगा, इससे जरूर क्वेश्चन हमेशा जनरेट होता है। और जुडिशियल सर्विसेज में तो एक क्वेश्चन फिक्स है, कम से कम, मैक्सिमम तो बहुत बार पूछते हैं क्योंकि वो पिलर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बाद में कभी बात करेंगे हम लोग मेंस के व्यू से जब आएंगे, या 21 पे ही एक लेक्चर कम से कम 1-2 घंटा का बनेगा। और कौन सी केस उस पर लैंडमार्क जो जजमेंट है उसके बारे में, वो काफ़ी लंबा है, उसमें तो एक किताब है आपको। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। कई बार लोग अमेरिका केवल बोल देते हैं, अमेरिका ऐसे नहीं है, उसका नाम है पूरा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो वहीं से मूल अधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जिसको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, को आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरोइंग की गई है। समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट जो है, जो शेड्यूल 7 अगर देखेंगे तो इसमें 3 तरह के सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं,
मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये वक्तव्य है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। अगला हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका की विषय वस्तु और महत्व से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। आप 42वें संविधान संशोधन को विस्तार से जरूर पढ़िएगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ये इतनी महत्वपूर्ण है संशोधन। ये 1976 में किया गया था और इससे पूर्व जो है प्रस्तावना को अगर देखेंगे तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं सम्मिलित थे। और प्रस्तावना को सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कई बार पूछ देता है कि प्रस्तावना को कितने बार संशोधन किया गया है, तो सिर्फ एक बार किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जब जोड़ा गया शब्द तो उसके बाद उसकी अर्थ हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है। थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है प्रियम्बुल। बेरुबारी का एक केस आता है, बेरुबारी, इनरी बेरुबारी। इसमें कहा गया था कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रियम्बुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। ये बेरुबारी के केस में कहा गया था। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो ये दोनों को याद जरूर रखिएगा कि केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और उससे पूर्व बेरुबारी के वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में जो बताया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, अब पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है।
भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगले वन लाइनर में संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ और विभिन्न भाग से संबंधित हम लोग देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम लोग अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है 395 है और अनुसूचियों की जो संख्या है 12 है और भागों की जो संख्या है 22 भाग है। इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 12 और भाग 22। अगला हम लोग वन लाइनर अब देखते हैं। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है। वर्तमान में आप देखेंगे कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है और यूटी यूनियन टेरिटरी की संख्या जो है 8 है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। अगला देखते हैं, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1960 में। 1960 में बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। अगर थोड़ा हम लोग देखें ब्रिटिश शासन के दौरान तो भारत में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कुछ प्रेसिडेंसी में भारत को अंग्रेज़ों ने बांट रखा था। जैसे बंगाल को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल को, मद्रास को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला हुआ था, बॉम्बे को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला हुआ था, आगरा को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, ये सब ब्रिटिशों ने प्रेसिडेंसी का दर्जा दे रखा था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। अगर भारत देखिएगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ब्रिटेन भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन में अगर देखेंगे, यूके में, तो आप पाएंगे कि वहाँ गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है और भारत में जो राष्ट्रपति जो होता है ये वंशानुगत नहीं होता, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार गणतंत्र उनको कहा जाता है जो कि वंशानुगत जहाँ शासन न हो। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संघ के स्वराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। सिक्किम भारतीय संघ के स्वराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। मार्च 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है, ये बात अनुच्छेद प्रथम में वर्णित है। अगर आप देखेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद प्रथम में है। और ये भी कई बार पूछ देता है कि जो भारत का संविधान है इसका
नाम शॉर्ट टाइटल किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो वर्णन है 393 में है। ये जरूर याद रखेंगे कि 393 में कहा गया है कि इस अधिनियम का जो नाम होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान। कोई भी आप अधिनियम अगर एक्ट वगैरह पढ़िएगा तो देखिएगा कि उस एक्ट का नाम स्पेशल लिखा रहता है उसी अधिनियम में कि इसको किस नाम से पढ़ा जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसका आर्टिकल 393 जो है उसमें स्पष्ट लिखा गया है शॉर्ट टाइटल में कि इस पुस्तक को जो संविधान है इसका पूरा नाम होगा भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाएगा। ये बात है 393 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अगर नए राज्य का निर्माण करना है, सृजित करना हो, तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयक से काम चल जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और बिहार से कटकर झारखंड बना था और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ था 2000 में, अलग अलग तारीख में। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य का जो गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय अगर राज्य कोई है वो चाहे कि संघ से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है। अमेरिका में ऐसा हो सकता है। अमेरिकी संविधान में देखिएगा कि 50 राज्यों का सम्मिलित एक संघ है जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है। उसमें से अगर कोई राज्य कह दे कि हम अमेरिका से अलग होना चाहते तो अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय राज्य में कोई अगर राज्य कहे कि हम भारतीय राज्य भारत जो है भारत से अलग होना चाहते हैं और एक स्वतंत्र देश, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता के अंतर्गत है कि यह संघ से अलग होने का अधिकार इसको नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। नीचे के कोई कोर्ट को यह पावर नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट को है कि अपने जजमेंट से बाद भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है भारत का जो अपने द्वारा दिए गए निर्णयों से भी बाद नहीं है। वो अपने कानून को तोड़ भी सकता है, पलट भी सकता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान में है उसके अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है ये अनुच्छेद 112 में। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय को मानने के लिए बाध्य है। यानी निर्वाचन आयोग कह दिया कि फलाना व्यक्ति
यानी फलाना सांसद अयोग्य है तो उसको राष्ट्रपति बाध्य है कि उसको हटा ही देगा। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उनके अनुपस्थिति रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये वर्णन है अनुच्छेद 101 के क्लॉज 4 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के क्लॉज 4 के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन के अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन के सभी बैठकों में उनकी अनुपस्थिति रहने के आधार पर सदन द्वारा उनको रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये 60 दिन भी याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि कितने दिन अनुपस्थिति पे उनके रिक्त हो जाता है, तो 60 दिन। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 में वर्णित है कि भारत का संविधान इसका नाम है, यानी भारतीय संविधान जो है इसका नाम कहला जाएगा भारत का संविधान। ये वर्णित है 393 अनुच्छेद में। यह पूछा हुआ एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार जुडिशियल और कई जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में भी पूछा हुआ है ये। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है संघ सूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकार जो है संघीय सरकार को दिया है। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 है में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से संबंधित। अनुच्छेद 14 से संबंधित है विधि के समक्ष समता। अगर थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय नागरिकों को ही केवल कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो इसका ट्रिक के रूप में याद कर लीजिएगा 16, 19, 29 और 30। इसमें ऐसे याद करिए 16 है, इसमें 6 है तो 6 को उलट दीजिए तो 19 हो गया, और 19 में आगे 9 है तो 9 ऐसे कर दीजिएगा यानी 29 हो गया। और 29 के एक आगे जोड़ दीजिए यानी 29 के बाद 30 आ गया, और 16 से एक पहले यानी 15। टोटल फंडामेंटल राइट जो केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है वो है, ये विदेशी को नहीं है, ये विदेशी को नहीं मिलता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये टोटल जो 5 अनुच्छेद है ये विदेशी को उपलब्ध नहीं है। इसे भी याद रखेंगे कि 16, 19, 29 एक पहले, 15 एक बाद तो 30। तो इस तरह के याद कर सकते हैं इसको। ये कई बार कन्फ्यूजन में पूछ देता है, तो इस तरह के इसको ट्रिकली याद कर लीजिए या जैसे भी, लेकिन ज़रूर याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम पूछा है। अगला हम लोग देखते हैं,
संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। अगला देखते हैं। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में। भाग 9 हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, वो है भाग 9 के अंतर्गत। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 16 जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 330 से 342 तक, ये संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग 16 यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध संबंधित इसमें प्रोविजन है। अगला हम लोग देखते हैं वे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। अगर दोनों के बीच अगर किसी कानून पर विवाद होता है तो वरीयता दी जाती है केंद्र की कानून को। ये भी याद रखेंगे कि विधानसभा विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकता है समवर्ती सूची के अंतर्गत जितनी वर्णित विषय है। अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार कानून बनाई है और केंद्र भी बना देता है, दोनों में अगर किसी बात को विवाद होता है तो वरीयता दी जाएगी केंद्र के कानून को। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। 9वीं अनुसूची को है, इसमें ऐसा प्रावधान उन्हीं कानूनों को डाला जाता है जिसको कहा जाता है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन IR शेलो कई जगह कोहेलो भी लिखा रहता है, कोहेलो। तो IR शेलो या कोहेलो के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें था कि 24 अप्रैल 1973 ये जो डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है 9वीं अनुसूची से संबंधित, इसे याद रखिएगा। IR शेलो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य भूमि संबंधित कानून बना ले, ठीक है, 9वीं अनुसूची में रख ले, वो भी ठीक है, लेकिन जो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर सम्मिलित किए गए हैं या सम्मिलित किए जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। और अगर ये विधि यानी कि संविधान से असंगत होगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। ये केस IR शेलो के वाद में कहा गया था और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती का केस का जजमेंट आया था, तो इसलिए इसी डेट को रखा गया। और इस डेट के बाद जितनी आप देखिएगा कि 9वीं अनुसूची में अधिनियम को सम्मिलित किया जाता है उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं अनुसूची में। 11वीं सूची में जो है 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को भी निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका
के बारे में प्रोविज़न है। तो इसके बारे में हम लोग स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण किया गया है, ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार वर्णित है। अगला देखते हैं, विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में विवाह संबंधित और गोद लेना संबंधित प्रावधान जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट है में ये बात इंक्लूड है। अगला देखते हैं, संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला देखते हैं, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची को अगर संशोधन किया जाएगा जब यदि नए राज्यों का सृजन करना हो तो। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची अगर देखेंगे भारतीय संविधान की तो उसमें राज्यों के नाम है, कौन कौन राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, जो भी है, तो उसका जो लिस्ट है वो पूरा ब्यौरा मिलता है पहली अनुसूची में। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान आपको मिलेंगे अनुच्छेद 371 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 362 के अंतर्गत। अनुच्छेद 362 में भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित प्रक्रिया और शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में जो है आपात स्थिति संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। अगर आपातकाल देखा जाए तो 3 प्रकार के आपातकाल भारतीय संविधान में है। आप 352 इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 356 हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए तो 360 हो जाएगा। ये 3 आपातकालीन प्रावधान है। पहला है 352, तो 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। 356 जो है इसमें राष्ट्रपति शासन अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और उसके अनुसार अगर कोई राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पाएगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसका प्रावधान 356 में है राष्ट्रपति शासन। और 360 में जो है आपको वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से प्रोविज़न जो है 360 अनुच्छेद में भारतीय संविधान, यानी 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपात।
इस तीनों में से ये ऊपर वाला 2 जो है इसका उपयोग किया जा चुका है। 352 राष्ट्रीय पात, 356 बहुत बार और 360 एक बार भी नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं, यानी कि अभी तक द्वितीय पात भारत में लागू नहीं हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 350 के क में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के क में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253 है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, ये है अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 265 में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। इसका वर्णन है 265 अनुच्छेद में। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज की। अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 331 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 जो है क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में यह उपबंधित कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यह उपबंधित है अनुच्छेद 100 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में यह वर्णन है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कई बार क्वेश्चन देखिएगा कि पूछ देता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकार कौन है? तो स्पीकर है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ऐसे प्राधिकार है जो कि धन विधेयक है या नहीं उसका अंतिम निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र रहता है। और क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 110 में। अगला हम लोग देखते हैं।
भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 122 में यह वर्णन है कि भारतीय संविधान में यह बंद है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। आप देखेंगे कि संसद और विधानसभा में हंगामा और मारपीट भी हो जाता है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी कई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे विधानसभा में हंगामा तो वो सब मिल जाएंगे लोग। तो ये सब की कार्रवाई जो होती है ये कोर्ट इस पे संज्ञान नहीं लेता है। ये जो है आच्छादित है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत, यानी कि न्यायालय जो है संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत, इसमें संसद से संबंधित। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें देखें कि अनुच्छेद 122 है और 123 के अगर बारे में बात किया जाए तो ये ऑर्डिनेंस से संबंधित है, अध्यादेश से। इसे भी याद रखेंगे कि अध्यादेश से संबंधित जो है अनुच्छेद 123 है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर देख लेते हैं तो संसद का जो सेशन में अगर न हो तो क्या करता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 की शक्तियों के उपयोग के आधार पर, और विधानसभा जो है इसी 123 को उलट के देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। 213 ये आर्टिकल जो हो गया ये है विधानसभा अगर सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, तो क्या करेगा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी विश्रांति काल में अगर विधानसभा विश्रांति काल में तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो शक्ति लेता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति जो है 123 आर्टिकल का शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद अगर सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें 1, 2, 3 है, इसमें है 2 बीच वाला जो है पहले कर दीजिए और 1, 3 लास्ट में, ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए बताएं। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के द्वारा। भारत में क्यूरिटी पिटीशन इसको कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूपा अशोक खुरा वर्सेस अशोक खुरा के केस में ये आया था। ये 2002 के एक जजमेंट में आया हुआ था। ये आप देखेंगे कि क्यूरिटी पिटीशन जो है स्पेशल मेंशन ये संविधान में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 द्वारा। और एसएलपी जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये 136 में प्रोविज़न किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं, यानी स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर अनुच्छेद 136 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को। यानी कि अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है। अगर राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या समाप्त करना है तो उसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 है, इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 से संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय करार से संबंधित आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आप अगर देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है वो आर्टिकल 50 में वर्णित है।
और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित जो प्रोविज़न है वो है अनुच्छेद 51 में है। इसको माना जाता है भारत की विदेश नीति से भी संबंधित, जो कि DPSP के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। अगला हम लोग देखते हैं, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है अनुच्छेद 44 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज के डेट में ये काफ़ी चर्चा में है। आप लिली थॉमस का केस देखिए, सरला मुदगल का केस देखिए, उसमें ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण उससे संबंध ये अनुच्छेद 44 संबंधित अनुच्छेद है और ये जजमेंट है। आज के डेट में ये काफ़ी हो रहा है कि पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता लागू करने की प्रावधान तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद रहता है, वो अपवाद को उसमें मेंशन अगर कर दिया जाए, क्योंकि अगर लॉ का स्टूडेंट है तो हिंदू लॉ मोहम्मडन लॉ अलग अलग पढ़ने में काफ़ी जटिल रहता है, क्योंकि कई चीज़ें हैं कि कॉमन रहता है। तो अगर सिविल यूनिफॉर्म में सिविल कोड आ जाता है तो काफ़ी सहूलियत होगी, कुछ चीज़ अपवाद उसमें जोड़ना पड़ेगा। एक ही हो, एक समान सिविल संहिता हो, लेकिन उसमें कुछ अपवाद जोड़ दिया जाए, क्योंकि अलग अलग धर्मों में कई चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी है और कई जो कल्चरल चलता है उसको अपवाद में सम्मिलित करके होना ही चाहिए एक समान सिविल संहिता। ये अच्छी पहल अगर होगी आने वाले भविष्य में, देखिए जो भी हो। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। 25 जो है अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम अगर बालक है उम्र, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बालक है तो खतरनाक फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल या खान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वो बच्चा को, ये गैर कानूनी होगा। और इसमें अब इसलिए बच्चा को संरक्षण इससे मिलता है कारखाना वगैरह में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंध में। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का सार्थक कदम के लिए परामर्श देता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43A में। अनुच्छेद 43 क में यह प्रावधान है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये जो है भारतीय संविधान की जो मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा। इसको सम्मिलित किया गया 42वें, इसको जो सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसे भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 43A जो है ये सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगला हम लोग नागरिकता से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, तो देखते हैं, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। संसद जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। यह संसद कानून बना सकती है कि किनको नागरिकता दिया जाए किनको नहीं, से संबंधित प्रावधान। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान का वह भाग जिसमें यह हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं भाग 2 में। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में नागरिकता के विषय में सही है पूर्ण भारत की एकल नागरिकता।
भारत में नागरिकता के विषय में जो सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। अगर आप अमेरिका में जाइएगा तो डुअल नागरिकता मिलेगी, यानी कि जिस राज्य के आप निवासी हैं वहाँ की एक नागरिकता और एक दूसरा जो होगा यूएसए का, यानी पूरे अमेरिका के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, यानी 2 नागरिकता आपको ग्रहण करने को मिलता है। लेकिन भारत में देखिएगा कि सिर्फ भारत की नागरिकता, अगर आप किसी राज्य से संबंधित हैं तो राज्य की नागरिकता नहीं होती है भारत में। ये भारत संघात्मक राज्य है, लेकिन इसमें देखिएगा कि नागरिकता के मामले में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो है भारत का नागरिक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए हैं, यानी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, उनको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित 1 लाइनर। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार संबंधित प्रावधान दिया गया। और भाग अगर देखा जाए तो भाग थर्ड में है, तीसरा में, भाग तीसरा, और दूसरा में हम लोग नागरिकता देखे हैं। और चौथा में अगर देखेंगे तो डीपीएसपी मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला हम लोग देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सम्मिलित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में उच्च न्यायालय। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 32 और 226 यानी 226, ये 2 आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत आप रीट फाइल कर सकते हैं। 232 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में आप रीट फाइल 226 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए। और 232 की अपेक्षा 226 का जो है जो आकार है बड़ा है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये 32 की अपेक्षा 226 जो है आकार में बड़ा है। और ये अगर कई बार एग्जाम में अगर पूछ देगा कि किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी अन्य कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स से संबंधित रीट फाइल करने का आदेश दे सकता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद 2 यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट को भी पावर दे सकता है रीट फाइल करने से संबंधित अधिकार। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। 16 है, 16 में 6 को उलट दीजिए, 9 हो जाएगा 19, 19 को आगे 10 इसमें जोड़ दीजिए, 29 हो गया। 29 में 1 जोड़ दीजिए 30, और 15 16 से पहले 1 हटा दीजिए यानी 15। तो यहाँ पे 5 जो
अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। अगला हम लोग देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से संबंधित है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ग्रहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से संबंधित है। अनुच्छेद 13 हम लोग कभी अनुच्छेद 13 के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे और उसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ये जो है स्वतंत्र रूप से कई बार पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू या मेंस में, और पीटी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं किस संबंधित है, तो उससे स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, इक्लिप्स, वेवर, इस तरह के संबंधित से। अगला हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग उसी वीडियो में देखेंगे जो पहले बात किया है, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के बारे में भी देखेंगे, कॉलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आगे आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए। लाइक करिएगा तो पता चलेगा कि वीडियो अच्छा लगा, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिए। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा भाई, थोड़ा सी प्रमोट करिए। और आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार को। समता के अधिकार को द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। देखिए इसमें वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको गंभीरता से लीजिएगा। आप 2-3 बार से ज़्यादा देखेंगे तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे लाया जा रहा है। और आप लोग जुड़े रहेंगे तो आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और प्ले लिस्ट में देखेंगे तो इससे पहले भी 1 लाइनर क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित, मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न से संबंधित अपलोड किया जा चुका है, ज्योग्राफी से अपलोड है, और बहुत कुछ है, लॉ से भी संबंधित है। तो यहाँ दोनों सिविल और सिविल जज दोनों से संबंधित यहाँ वीडियो अपलोड किया जाता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। प्रत्याभूत का मतलब गारंटी, तो सोशल इक्वालिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 और 16 को सम्मिलित करके भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है को एक साथ अगर पढ़ा जाए अनुच्छेद 14 और 16, तो सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य और समान वेतन का मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समता से संबंधित प्रावधान है। अगला देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कितने मूल अधिकार है? 6। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 6 है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो 5 अनुच्छेद है में समता का अधिकार वर्णित किया गया है। 14, 15, 16, 17 और 18 में। अगर इस सभी का बात करें तो 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है कि आप लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, 16 में है कि लोक नियोजन के बारे में उपबंध है, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, 18 में उपाधियों का उपबंध है।
इससे संबंधित प्रावधान किया गया है, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडा बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान का अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघनकारी नहीं है। ये केस था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये उत्तर प्रदेश के सिविल की जो होता है उसके पीसीएस में पूछा हुआ है और सिविल जज में भी बहुत बार ये पूछा है। सिविल जज में सभी राज्यों में लगभग ये क्वेश्चन पूछ लिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी के में अगर सिविल जज के देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडा बेचने पर लगाया गया जो निषेध है संविधान का अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघनकारी नहीं है। ये केस आया था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में आया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के 4 से। संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में एसीज एसटीज के पक्षों में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। अगला देखते हैं। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22 के 1 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण और प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पूछ सकता है जो अभियुक्त रहता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके कारण जानने का उसको अधिकार है। कुछ मामले में, कुछ मामले में नहीं। डिटेंशन जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, तो उसमें मामले में उसको तुरंत सूचना नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सामान्य मामले में बताना ही पुलिस का यह कर्तव्य है कि आपको किस आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अनुच्छेद 22 को एक भदा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 2022 यानी 22 को एक भदा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। अगला देखते हैं। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो संबंधित है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। आप देखिएगा कि बलात् श्रम जो किया जाता है तो इसी का उल्लंघन है अनुच्छेद 23 का। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 वह अनुच्छेद है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त जो कल्पनीय मानव अधिकार है सम्मिलित हो गए हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि कई मामले में आप देखिएगा कि मृत्युदंड दिया जाता है, तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं, तो आप अलग अलग फिलोसफर का अलग अलग विचार है। महात्मा गांधी जी अलग कहते हैं, बेकरिया एक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी अलग है, अलग अलग विचार है। मेरा मानना है कि होनी चाहिए कुछ मामलों में, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही एक कोर्ट कर दिया जाए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में, यानी विरलतम से विरल केस में ही
ये बच्चन सी का केस है, इसमें ये बात आया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे केस लॉ के बारे में हम लोग कभी विस्तार से। केस लॉ तो पढ़ेंगे ही हम लोग वन वन करके। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में यह उपबंध कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह उपबंध है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में यह वर्णन है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। यहाँ अनुच्छेद 24 भी याद रखिएगा और ये वर्ष भी याद रखिएगा कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 14 वर्ष से कम बच्चा के। कई बार एग्जाम में पूछा है कि वर्ष कितनी वर्ष अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चा जो रहता है कितने वर्ष के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाएगा, यानी कारखाने और खान या परिसंकटमय में, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगर इसको देखा जाए तो आर्टिकल 21A यानी 21 क में भी एक देखिएगा स्पेशल मूल अधिकार दिया गया है जो कि शिक्षा से संबंधित है, और 6 से 14 वर्ष इसमें ईयर भी याद रखिएगा। ये सब इसमें एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे भी याद रखिएगा वर्ष कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त एवं अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। इसमें राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षा दिया जाता है, अनिवार्य बनाया गया, हायर का नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य है कि शिक्षा को फ्री एंड अनिवार्य बनाना है और उन बच्चों के लिए जो कि प्राथमिक स्तर तक के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, दोनों। आर्टिकल 32 का उपयोग करता है तो सुप्रीम कोर्ट, और 226 का उपयोग करता है हाई कोर्ट। अगला देखते हैं। धर्म करेंगे। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह सम्मिलित है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्स्ड करा सकता है ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। रिट्स 5 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे सभी रिट्स का नाम। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है 3 माह तक। 2 माह कर दिया गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान, यानी संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान जो है मूल अधिकार के अंतर्गत जो शब्द राज्य आते हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। ये बहुत बार पूछा है जुडिशियल सर्विसेज में, और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी पूछा है सिविल का। राज्य क्या है, तो राज्य में कौन सम्मिलित होते हैं, तो देखिए केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानसभा, विधानमंडल, और
स्थानीय प्राधिकार, अनप्राधिकार, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ क्वेश्चन के अनुसार है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये संसदीय एवं संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान जो है ये राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जुडिशियल में बहुत राज्य से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग लीगल फील्ड के होंगे वो जानते होंगे। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लीगल में जब जाएंगे तो राज्य क्या है और राज्य किसको कहेंगे उसके संबंधित बात करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में कहा गया था। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह धारण किया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह गोलकनाथ के केस में कहा गया था। अगला हम लोग देखते हैं। गोलकनाथ के केस में ही भविष्य लक्ष्य प्रावधान किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं। प्राण दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। दोहरे परिसंकट जो है प्राण दोष मुक्ति सिद्धांत से संबंधित है। अगर आर्टिकल 20 पढ़ते हैं तो 20 में 3 क्लॉज मिलेंगे, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। इसमें 20 का क्लॉज 1 है, इसको कहा जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इंग्लिश में प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये क्लॉज 1 में है। 20 यानी 20 के क्लॉज 1 का तात्पर्य होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण आपको मिलता है। 20 का क्लॉज 2 में है कि डॉक्ट्रिन ऑफ या प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी यानी दोहरे परिसंकट से संरक्षण। यानी ये किसी मामले में एक बार आपको दंड दिया गया है तो उसी मामले में दोबारा नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात है। 20 का क्लॉज 3 यानी 20 का 3 में है कि आत्म अभिशंसन का सिद्धांत या आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तीसरा में सेल्फ इनक्रिमिनेशन आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी कि आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। और 20 का 2 में क्लॉज 2 में आता है डबल जियोपार्डी, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए 20 में 3 ही क्लॉज है, तीनों का याद रखिएगा। 20 का क्लॉज 1 में एक्स डॉक्ट्रिन ऑफ या प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20 क्लॉज 2 प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी और 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये इसको जरूर याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है। अगला हम लोग देखते हैं। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है किस वाद में दिया गया था? केटी रंगराजन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। केटी रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य में यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हित होगा। एक अन्य विधि है एवं संविधान का अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हित होगा। एक मान्य विधि है और संविधान का अनुच्छेद 14 का ये अतिक्रमण नहीं करती है। ये जावेद
बनाम हरियाणा राज्य के केस में आया था। ये सिविल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए सिविल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सिविल जज की तैयारी करते हैं तो उनको तो जानना ही चाहिए हर हाल में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात भारतीय संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखना है, प्रतिपादित किया गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो कि किसी जाति के खुशहाल वर्गों का आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। थोड़ा क्रीमी लेयर के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर रहित और क्रीमी लेयर, ये दोनों होता है ओबीसी के अंतर्गत। एससी एसटी में अभी लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखना वाला चीज़ है, या ईडब्ल्यूएस में, इसमें भी नहीं है। ओबीसी में केवल क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपको देखने को मिलेगा। अगला हम लोग देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में की है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्ति का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्ति का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विस्तार किया गया था। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अधिक जानकारी किसी भी राज्य या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, वैकेंसी रिजल्ट या PDF वगैरह के लिए आप इसी चैनल, इसी जो वीडियो का लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 4 एपिसोड आएंगे वन लाइनर आपको पॉलिटी के अंतर्गत। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।